एक वकील जिसका नाम इलियट है अपनी बेटी रिडले के साथ हवाई जहाज से अभी अभी पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ अनसुलझा मामला है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद इलियट रिडले को अपने बॉस ओडेल के घर ले जाता है। रास्ते में वह एक प्राकृतिक रिजर्व संरक्षित क्षेत्र से गुजरता है जो स्पष्ट रूप से ओडेल की निजी संपत्ति है। थोड़ी देर बाद इलियट रिडले से गाड़ी का शीशा ऊपर करने को कहता है क्योंकि उसे धूल से एलर्जी है और वह लगातार छींक रहा है। लेकिन इलियट फिर से छींकता है और गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान भटक जाता है। नतीजतन उनकी गाड़ी एक छोटे घोड़े से टकरा जाती है जो अचानक सड़क पर आ जाता है। जब वे बाहर निकलकर देखते हैं तो जानवर बुरी तरह घायल लगता है। जो चीज़ उन दोनों को झकझोर देती है वह यह है कि वह प्राणी असल में एक यूनिकॉर्न गेंडा है, एक पौराणिक जीव जिसके बारे में माना जाता था कि वह केवल परियों की कहानियों में मौजूद है। जब रिडले यूनिकॉर्न के सींग को छूती है तो ऐसा लगता है मानो वह एक अजीबोगरीब दृष्टि में खींची चली जाती है जहां उसे अंतरिक्ष का एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। घबराहट में इलियट आवेग में आकर यूनिकॉर्न के सिर पर जोर से वार कर देता है। इसके तुरंत बाद इलियट और रिडले ओडेल के घर पहुंच जाते हैं और यूनिकॉर्न के शव को गाड़ी में छुपा देते हैं। इलियट रिडले का परिचय ओडेल की पत्नी बेलिंडा और उनके बेटे शेपर्ड से कराता है। इलियट की मुलाकात ओडेल से होती है जो बीमार लग रहा है। ओडेल कैंसर से जूझ रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उसके पास शायद जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। वह कुछ व्यावसायिक मामलों को निपटाना चाहता है, खासकर पारिवारिक कंपनी में इलियट को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना। इस बीच रिडले खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में जाने का फैसला करती है क्योंकि वह अभी भी जो कुछ हुआ है उससे सदमे में है। वह उस कपड़े से अपना चेहरा धोती है जिसका इस्तेमाल यूनिकॉर्न के खून को साफ करने के लिए किया गया था। अजीब बात है, उसके चेहरे के मुहांसे के निशान गायब हो जाते हैं। इसी दौरान इलियट ओडेल परिवार के साथ अपने भविष्य के पद के विवरण पर चर्चा कर रहा है। जैसे ही वह विभिन्न दस्तावेज पढ़ता है वह हैरान रह जाता है कि उसकी पहले से धुंधली दिखने वाली आंखों की रोशनी अचानक बिल्कुल साफ हो गई है। उसकी धूल से एलर्जी भी जाती रही लगती है। बाद में इलियट अपनी बेटी से आग्रह करता है कि वह शांत रहे ताकि यूनिकॉर्न वाली घटना का खुलासा न हो। अचानक जिस यूनिकॉर्न को वह मरा हुआ समझ रहा था वह हिलता है और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। डर के मारे सुरक्षा गार्ड उसे तब तक गोली मारता है जब तक कि वह हमेशा के लिए नहीं मर जाता। तब परिवार को पता चलता है कि इलियट ने एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार दी है और वे इस बात से स्तब्ध रह जाते हैं कि एक पौराणिक प्राणी असल दुनिया में मौजूद हो सकता है। वह फिर किसी भी संभावित कानूनी उल्लंघन से बचने के लिए यूनिकॉर्न के शव को छुपाने का फैसला करता है। उस रात इलियट और रिडले बातचीत करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि रिडले की मां की मृत्यु के बाद से उनके बीच संवाद मुश्किल हो गया है। रिडले को लगता है कि उसके पिता ने उसे कभी सच में नहीं सुना। इसके बाद रिडले अपनी मृत मां की पुरानी तस्वीरें देखती है और उसे एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें एक भित्ति चित्र फ्रेस्को है जिस पर एक यूनिकॉर्न बना हुआ है। वह पता लगाती है कि यह कलाकृति मध्ययुगीन कला के एक संग्रह का हिस्सा है। यह संग्रह मनुष्यों द्वारा शिकार किए गए एक यूनिकॉर्न की कहानी की याद दिलाता है जिसमें यूनिकॉर्न को प्रतिशोधी और शांत करने में मुश्किल बताया गया है। रिडले एक अजीब सपना देखती है जिसमें वह एक प्राणी को जंगल में भागते हुए देखती है। रिडले को यकीन हो जाता है कि यह प्राणी वही यूनिकॉर्न है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर सोम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक दल आता है और इलियट व रिडले को शोध का विषय बनने के लिए मजबूर करता है। यह शोध एक गुप्त परियोजना का हिस्सा है जिसे ओडेल ने यूनिकॉर्न की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रायोजित किया है। डॉक्टर सोम बताते हैं कि यूनिकॉर्न के खून में एक ऐसा तत्व है जिसमें शक्तिशाली उपचार क्षमता है। इसके अलावा यूनिकॉर्न का सींग एक बहुत ही शक्तिशाली बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उत्सर्जित करता है। वैज्ञानिक फिर सींग का एक अर्क एक्सट्रैक्ट दिखाते हैं जिसे वे खून से भी अधिक शक्तिशाली मानते हैं। ओडेल के निर्देशन में उसके कैंसर को ठीक करने की उम्मीद में यह अर्क उसकी फोड्रिप दवा की सुई में मिला दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ओडेल की हालत में सकारात्मक सुधार दिखने लगता है। वह अचानक पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर दिखाई देता है। परिवार अब पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि यूनिकॉर्न सींग के चूर्ण से बना यौगिक एक अमूल्य दवा बन सकता है। इसलिए वे इस उपचार के बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना बनाते हैं। मकसद साफ है, एक बहुत बड़ा मुनाफा। थोड़ी देर बाद ओडेल और बेलिंडा अपने सहयोगियों से संपर्क करना शुरू करते हैं और उन्हें इस परियोजना को एक बड़े निवेश अवसर के रूप में पेश करते हैं। इस बीच इलियट अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश करता है कि यह परियोजना उनकी जिंदगी बदल सकती है। इलियट को बड़ी रॉयल्टी का वादा किया जाता है क्योंकि उसे यूनिकॉर्न की खोज करने वाला पहला व्यक्ति माना जा रहा है। लेकिन अपने मन में रिडले बेचैन और असहज है। रिडले फिर उन्हें यूनिकॉर्न के बारे में अपनी खोजी गई जानकारी बताती है। इतिहास के अनुसार अगर उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो भयंकर आपदाएं आ सकती है।
रिडले उनसे इस परियोजना को छोड़ देने का आग्रह करती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। दुर्भाग्य से उसके पिता सहित कोई भी उससे सहमत नहीं होता। जैसी आशंका थी, डॉक्टर सोम यूनिकॉर्न के शव को प्रयोगशाला में ले जाना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक सभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल विकृत हो जाते हैं और सारे उपकरण खराब होने लगते हैं। इस अफरातफरी के माहौल में डॉक्टर सोम पर एक वयस्क यूनिकॉर्न के सींग से हमला होता है और वह मारा जाता है। सुरक्षा एजेंट जानवर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति बेकाबू हो जाती है। रिडले एक गाड़ी के नीचे छिप जाती है और वहां से एक गार्ड की हत्या होते देखती है। वह फिर घर के पास एक अस्तबल घोड़ों के बारे में शरण लेती है। यूनिकॉर्न उसके पास आता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता। लड़की यूनिकॉर्न के इस शांत व्यवहार से हैरान है। कुछ ही पलों बाद गार्डों की गोली यूनिकॉर्न को लगती है और वह घायल होकर जंगल में भाग जाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह मादा यूनिकॉर्न उस यूनिकॉर्न की मां है जिसे उन्होंने मारा था और वह बदला लेने आई है। रिडले सोचती है कि यूनिकॉर्न ने उसे इसलिए बख्श दिया क्योंकि जब उसने उसे छुआ था तो उसके साथ किसी तरह का संबंध बॉन्ड बन गया था। वह उनसे फिर से यूनिकॉर्न के शव का दोहन बंद करने की विनती करती है, लेकिन परिवार यह कहते हुए मना कर देता है कि यह परियोजना कई लोगों की जान बचा सकती है और अपार धन ला सकती है। कुछ ही देर में इलियट खुद ओडेल के नेतृत्व में शिकारियों के एक दल में शामिल हो जाता है। उनका मिशन मादा यूनिकॉर्न को ढूंढना और उसके ठीक होने से पहले उसे मार देना है। जाने से पहले इलियट अपनी बेटी को समझाता है कि वह यह सब उसके भविष्य के लिए कर रहा है। उसे यकीन है कि परियोजना के कॉपीराइट रॉयल्टी से उसे एक आसान जीवन मिल सकता है। शिकारियों के दल के जाने के बाद शेपर्ड डॉक्टर बतिया पर हमला कर देता है, जो सोम की सहयोगियों में से एक है, क्योंकि वह जानवर का सींग निकालने का कड़ा विरोध कर रही थी। शेपर्ड फिर डॉक्टर को यूनिकॉर्न का सींग काटने के लिए मजबूर करता है ताकि प्रयोग जारी रखे जा सकें, जबकि वह खुद सींग के चून से बना यौगिक अपने कमरे में ले जाता है। वह उसे सूंघता है और एक तीव्र अनुभूति महसूस करता है, मानो उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और तेज हो गया हो। उसी समय रिडले को नए सबूत मिलते हैं जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि यूनिकॉर्न में बेहद तेजी से पुनर्जीवित होने की क्षमता है और शायद मरे हुओं में से वापस लौटने की भी शक्ति है। रिडले तुरंत ग्रिफ से संपर्क करती है, जो सुरक्षा टीम के सदस्यों में से एक है, और उससे बहुत देर होने से पहले शिकारियों को वापस बुलाने की विनती करती है। जब यह संदेश इलियट तक पहुंचता है तो उसका फोन जाम ब्लॉक हो जाता है। शिकारियों का दल आखिरकार मादा यूनिकॉर्न को तब ढूंढ ही लेता है जब वह खुद को ठीक कर रही होती है। और बीच डॉक्टर बतिया यूनिकॉर्न का सींग निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक वयस्क नर यूनिकॉर्न प्रकट होता है और हमला कर देता है। ओडेल, जो उसे शांत करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसका दुखद अंत हो जाता है। जैसे जैसे स्थिति और अराजक होती जाती है, रिडले ने निष्कर्ष निकाला कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका यूनिकॉर्न के शव को उसके माता पिता को लौटाना है। दुर्भाग्य से घर में फिर से विद्युत व्यवधान इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है और सुरक्षा प्रणाली जाम हो जाती है। बेलिंडा और शेपर्ड ग्रिफ को मैन्युअली दरवाजे खोलने का आदेश देते हैं। फिर वे इलियट और डॉक्टर बतिया को यूनिकॉर्न के अवशेषों को तुरंत हटाने का आदेश देते हैं। चुपके से इलियट वह कंटेनर ले लेता है जिसमें सींग रखा है और उसे छुपा लेता है। रिडले फिर यूनिकॉर्न के शव को जंगल में वापस ले जाने के लिए ले जाती है, लेकिन दो क्रोधित यूनिकॉर्न उसका पीछा करते हैं और उसे मार डालते हैं। रिडले टूट जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि यूनिकॉर्न को लौटाने से हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेपर्ड रिडले को यूनिकॉर्न से जुड़ी प्राचीन किंवदंतियों के बारे में जानकारी छुपाने के लिए दोषी ठहराता है। इन कहानियों के अनुसार अगर कोई लड़की या स्त्री शुद्ध हृदय से यूनिकॉर्न के पास जाए तो वे दयालु हो सकते हैं। शेपर्ड का तर्क है कि उसे शुरू से ही दोनों यूनिकॉर्न के पास जाना चाहिए था। वे फिर भागने का एक और रास्ता चुनते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे सफल होते, यूनिकॉर्न घर में घुस आते हैं। इस भगदड़ में इलियट फिर से रिडले से बात करता है और आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह कबूल करता है कि उसकी मां की मृत्यु से पहले उसने हर कीमत पर रिडले की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे ने उसे जिद्दी बना दिया और उसने कभी सच में नहीं सुना कि उसकी बेटी क्या चाहती है। वह एक अच्छा पिता न होने के लिए माफी मांगता है। इलियन यह भी बताता है कि उसने कंटेनर से यूनिकॉर्न का सींग चुरा लिया है। उन्हें एहसास होता है कि यही मुख्य कारण है कि यूनिकॉर्न ने हमला करना बंद नहीं किया है। इलियट फिर रिडले से वहां से भाग जाने का आग्रह करता है जब तक कि वह मादा यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाता है। दूसरी ओर बेलिंडा और शेपर्ड नर यूनिकॉर्न से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। शेपर्ड, जिसका दिमाग सींग के यौगिक से तेजी से प्रभावित हो रहा है, एक लापरवाह विचार सूझता है। वह दोनों यूनिकॉर्न को जिंदा पकड़ना चाहता है और उन्हें प्रजन ब्रीड करने के लिए मजबूर करना चाहता है ताकि अंतहीन सींग प्राप्त किए जा सकें। लेकिन योजना के अनुसार कुछ नहीं होता, क्योंकि नर यूनिकॉर्न बेलिंडा को अपने सींग से भौंककर मार डालता है। घबराहट में
शेपर्ड रिडले पर घात लगाकर हमला करता है और उसे ढाल बचाव के रूप में इस्तेमाल करता है। हालांकि जब नर यूनिकॉर्न रिडले के पास आता है तो वह शांत हो जाता है, जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन किंवदंती सच है। यह देखकर शेपर्ड जल्दी से यूनिकॉर्न के पैर बांध देता है। कुछ ही पलों में इलियट आता है और सींग की गंध से मादा यूनिकॉर्न को आकर्षित करता है। मादा यूनिकॉर्न भी वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाती है और लड़की के पास आती है। शेपर्ड मादा यूनिकॉर्न को भी बांधने में सफल हो जाता है, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। इलियट शेपर्ड की क्रूरता को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे यूनिकॉर्न के सींग से भोंक देता है। शेपर्ड जवाब में एक डार्ट बेहोश करने वाली सुई चलाता है जो इलियट को लगती है। अपने मरते हुए पिता के अंतिम क्षणों में रिडले उसे बताती है कि जब उसने पहली बार यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने माता पिता दोनों के साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया में है। दुर्भाग्य से दोनों के मेलमिलाप के बाद इलियट की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद दोनों यूनिकॉर्न अपने सींगों को आपस में जोड़ते हैं और ऊर्जा का एक धमाका छोड़ते हैं। इलियट पूरी तरह से ठीक होकर वापस जीवित हो जाता है और यहाँ तक कि मरा हुआ यूनिकॉर्न भी वापस जीवित हो जाता है। कुछ ही पलों में ग्रिफ पुलिस के साथ आता है। इलियट और रिडले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि रास्ते में इलियट कबूल करता है कि उसने कुछ पल के लिए वही दृष्टि देखी थी जिसका वर्णन रिडले ने किया था। थोड़ी देर बाद तीनों यूनिकॉर्न फिर से प्रकट होते हैं और पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हैं। बने हुए संबंध के कारण इलियट और रिडले समझ जाते हैं कि वे बचाए जाने वाले हैं। यूनिकॉर्न का परिवार पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देता है और कहानी समाप्त होती है। आप किस रहस्यमयी प्राणी को अपना दोस्त बनाना पसंद करेंगे? अगर आप इस तरह की और सामग्री देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट करें और अगला वीडियो देखने से न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते